हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है उसके अंदर हमें टोटल 21 यूनिट दिए हैं, जिसमें से 11 यूनिट ऐसी है जो हमारी NCERT से कवर हो जाएगी और 10 यूनिट हमारी ऐसी है जो हमें अपने BSc जूलॉजी के सिलेबस से कंप्लीट करनी है, जिसमें से मैं आपको 5 यूनिट टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ। उनके MCQ भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारे जो 6th यूनिट है वो है इम्यूनोलॉजी। आज हम इम्यूनोलॉजी का लास्ट लेक्चर करेंगे जो है MHC। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट में है, ठीक है। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कीजिएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो यूनिट्स मैंने अभी तक आपको कराई है इम्यूनोलॉजी के अलावा, जितनी भी यूनिट्स मैंने आपको कराई है उसके नोट्स मैंने वहाँ पर आपको दिए हैं। इम्यूनोलॉजी के नोट्स आपको खुद बनाने हैं और आगे आने वाली यूनिट्स के नोट्स भी आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। आज हमारा इम्यूनोलॉजी का लास्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक क्या है, MHC। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीन्स का क्लस्टर है। बहुत ही टाइटली अगर आपके जीन्स का क्लस्टर पैक्ड है, ठीक है, जितनी भी वर्टिब्रेट स्पीसीज है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, MHC देखने को मिलता है, ठीक है। और जो MHC होता है उसका रोल क्या होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है। इसका मतलब ये होता है आपकी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स आपके खुद के सेल्स हैं और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बाहर से एंटर किए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करने का काम कौन करता है, MHC हमारी उसमें हेल्प करता है। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही एक टॉपिक पढ़ाया जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारी जो सेल्स है वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने लग जाती है, उनको डिस्ट्रक्ट करने लग जाती है। तो हमारी बॉडी ऐसा ना करे तो उसमें उसकी हेल्प कौन करता है, MHC उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो सेल्स है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है MHC के फुल फॉर्म के बाद कि आपका जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट रहता है। तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, वहाँ पर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो किसको कोड करेंगे, MHC को कोड करेंगे। लेकिन अगर आप माउस की बात कर रहे हो, अगर आप चूहे की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर ये क्रोमोसोम कौन सा होगा, क्रोमोसोम नंबर 17 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको MHC का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम में ये ह्यूमंस पर प्रेजेंट है और कौन से क्रोमोसोम में ये माउस के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद आता है MHC होता क्या है। तो अगर आप अपने सेल को देखोगे ना, आपके जो सेल है उसके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन्स है, ठीक है, उनमें से ही एक सरफेस प्रोटीन का नाम क्या है, MHC है। क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उनके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है और क्या करता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजेंस आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, MHC करता है। सोचो आपकी बॉडी में ना MHC प्रोटीन है ही नहीं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम उनको भी डिस्ट्रक्ट करेंगे और आपकी जो खुद की बॉडी सेल्स है उनको भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो MHC का काम क्या होता है, ये एंटीजेंस रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर आप MHC के टाइप देखोगे तो वो कौन कौन से हैं, MHC1, MHC2 एंड MHC3। आपसे पूछा जा सकता है कि MHC के कितने टाइप होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 टाइप का आपका MHC हो सकता है, MHC1, MHC2 एंड MHC3। उसके बाद जो हमारे MHC1 मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है, आपको न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब तो मालूम होगा ना, ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं आपके MHC1 मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में है ना T सेल्स प्रेजेंट होती है। तो T सेल्स के है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से जो साइटोटॉक्सिक सेल होती है, ठीक है, मैंने आपको 2 टाइप की T सेल्स पढ़ाई है, एक है साइटोटॉक्सिक सेल और एक होती है T हेल्पर सेल, ठीक है। तो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है उसको एंटीजेंस को प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, हमारा MHC1 करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी सेल्स का
सेल्स का ही एक टाइप होता है जिसको हम CD8 बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल इसके साथ आके बाइंड कर जाते हैं और फिर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स लेके आते हैं, जो हमारे MHC1 है वो किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है हमारी बॉडी में, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। देखो MHC1 के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, जितनी भी हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उनके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है हमारा MHC। उसके बाद ये एंटीजेंस को किसको प्रेजेंट करता है, इसने जिस भी फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया है उसको ये किसको प्रेजेंट कर देता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को, जो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगी। ये किस टाइप की इम्यूनिटी लेके आ रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके जो MHC होते हैं मोस्टली उनका रोल क्या होता है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो कभी कभी आपने देखा होगा जब हम किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम बहुत सारी मैचिंग करते हैं, हम कहते हैं ना कि डोनर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हम उनके MHC मॉलिक्यूल को मैच करके देख रहे होते हैं। अगर मैच नहीं करेगा तो सालों बाद भी क्या हो जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। उसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया ना, अगर आप सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की प्रॉपर्टी को खोदोगे तो आपके अंदर कौन सी डिजीज़ आ जाएगी, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ आ जाएगी। उसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस है, जो वो आपकी बॉडी में पैरासाइट्स एंटर करेंगे उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको किल करने का काम में भी कौन हेल्प करता है, हमारी MHC हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब हमारे MHC के रोल्स होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि MHC का क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर देखना है, अब हमें MHC1 का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है। तो इसके अंदर है ना 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा, ठीक है। 2 चेन्स प्रेजेंट है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ये जो चेन है ये पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन। तो बहुत सारे प्रोटीन्स जब आपस में जुड़े रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपकी जो अल्फा बीटा की चेन है ये किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है। अगर आप अल्फा चेन को देखोगे उसके अंदर आपको 3 डोमेन देखने को मिलेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। और बीटा चेन में आपको सिर्फ एक डोमेन देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बीटा 1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बीटा 1 है वो कम्प्लीटली सेल मेम्ब्रेन से डिटैच रहती है, ठीक है। यानी कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें जो एम्बेडेड नहीं रहेगी वो कौन है, आपकी बीटा चेन है, ठीक है। और जो बाकी का पार्ट है, हमारी जो अल्फा वाली चेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहेगी, ठीक है। अल्फा चेन बीटा चेन से नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड है, ठीक है। और बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, HLA जीन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अल्फा और बीटा डोमेन के बीच में क्या देखने को मिलेगा, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, इस बॉन्ड को, इनको आपस में होल्ड करने का काम करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है किस टाइप का बॉन्ड है इनके बीच में, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और जो हमारे MHC1 होते हैं, ये वाली चीज़ देखो मैंने हाईलाइट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा MHC1 होता है वो हमारे एंडोजेनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम, उनको टी सेल्स को प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, हमारा MHC1 करता है, ठीक है। अब आप MHC1 के स्ट्रक्चर को देखो ये है हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन में एक हमारा डोमेन आपको दिख रहा है अल्फा 1, एक दिख रहा है अल्फा 2 और एक दिख रहा है आपको अल्फा 3, ठीक है। आपस में इनको आप यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे बीटा की सिर्फ एक चेन है, ठीक है। और बीटा की चेन को अगर आप देखोगे ना MHC1 के अंदर, तो वो बिल्कुल भी हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रही है, उसके अंदर एम्बेडेड नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर जब मैं आपको MHC2 का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर अल्फा के 3 डोमेन थे, लेकिन MHC2 में क्या होता है, अल्फा के 2 डोमेन है, बीटा के भी 2 डोमेन है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। यहाँ पर है ना अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन है वो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे MHC1 मॉलिक्यूल में क्या होता है, 3 डोमेन होती है, अल्फा की और बीटा की सिर्फ एक डोमेन होती है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की भी 2 डोमेन होगी, बीटा की भी 2 डोमेन होगी। यहाँ पर सिर्फ जो हमारी अल्फा चेन होती है MHC1 के अंदर वो एम्बेडेड रहती है, लेकिन हमारे MHC2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों की जो चेन्स है वो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं हमारे MHC2 पे। ये क्या करता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग का मतलब होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है या मेरी बॉडी के अंदर जो एंटीजन का रोल प्ले कर रहा है, जब वो मेरी बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, उनको प्रेजेंट करने वाली जो सेल्स होती है उनके ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने में जो सेल्स मोस्टली रोल प्ले करने वाली है, उनके ऊपर मोस्टली कौन से वाला MHC आपको देखने को मिलेगा, MHC2 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सोजीनस सेल्स जो होती है, देखो जो हमारा MHC1 होता है ना, वो तो हमारी बॉडी ने जो फॉरेन पार्टिकल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो फालतू पार्टिकल्स है उनको प्रेजेंट करने का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, बाहर से जो सेल्स आए हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर गए, उनके साथ बाइंड करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। वो किसके साथ बाइंड करते थे, वो बाइंड करते थे सी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट करते थे। ये किसको प्रेजेंट करते हैं, टी हेल्पर सेल्स को बाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है MHC2 क्लास को। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपको पता है ना, वहाँ पे मैंने किसी लिम्फोसाइट का नाम नहीं लिया है हमारे MHC1 में। लेकिन हमारे MHC2 में क्या होता है, टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट किए जाते हैं। वहाँ पर किसको प्रेजेंट किए जा रहे थे, टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट किए जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है MHC2 में, एक टाइप की जीन्स ही प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल HLA बोलते हैं। आपको जो सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है कि आपकी जो MHC1 है वो एंडोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करती है, और जो आपकी MHC2 है वो एक्सोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करने का काम करती है। आपकी जो MHC1 है उसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों चेन्स है, लेकिन अल्फा की 3 डोमेन है, बीटा की सिर्फ एक डोमेन है। MHC2 में क्या होता है, अल्फा की भी 2 डोमेन है, बीटा की भी 2 डोमेन है। MHC1 के अंदर क्या होता है, सिर्फ अल्फा चेन जो है वो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहती है। लेकिन MHC2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारी अल्फा और बीटा दोनों चेन जो है वो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के अंदर एम्बेडेड रहती है। ठीक है, और यहाँ पर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब हमारा MHC2 का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है वो, अल्फा और बीटा, और इनके बीच में भी जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, लेकिन अल्फा की भी 2 चेन है, बीटा की भी 2 चेन है। ठीक है, और अल्फा और बीटा दोनों की दोनों किस में इम्बेडेड रहती है, ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड रहती है। और एक दूसरे से ये कैसे जुड़ी हुई है, एक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव आपको दिखाई देगी। देखो ये वाला जहाँ पर लिखा हुआ है ना, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रूव की बात हो रही है, इस ग्रूव की बात हो रही है। आई होप आपको MHC1 एंड MHC2 के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें आपको इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमें 2 पाथवे यहाँ पर पढ़ने हैं, एक है एंडोजिनस पाथवे और एक है एक्सोजिनस पाथवे। तो मैंने अभी आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, हमारा MHC1 करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स एंटर किए हैं, बाहर से जो फॉरेन एंटीजेंस एंटर किए हैं, उनको प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, हमारा MHC2 करता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर एंडोजिनस एंटीजेंस जो घूम रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल से जो पैथोजेंस एंटर कर चुके थे, उनके बचे हुए पार्ट से जो पैथोजेंस वहाँ पर इन्फेक्टेड सेल्स के पड़े हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, हमारा MHC1 करता है। ये जो पाथवे है, एंडोजिनस पाथवे, आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पर टेक प्लेस करता है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है, हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर ये पूरा का पूरा पाथवे चलेगा। हमारे एंडोजिनस पाथवे में कौन इन्वॉल्व है, MHC1 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले आ जाइए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो आपके बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो घूम रहे हैं, उनको है ना प्रोटीजोम है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो सोचो एक बहुत बड़ी चेन थी, एज्यूम कर लेते हैं, ये मैं आपको एज्यूम करने के लिए बता रही हूँ। सोचो उसमें है ना कुछ 5000 प्रोटीन्स थे। तो प्रोटियोजोम के कांटेक्ट में जब वो आएंगे तो वो क्या करेगा, उनके है ना बहुत सारी कट 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 करके क्या करता है, बहुत छोटी छोटी चेन्स बना देगा। मान लो 15 अमाइनो एसिड्स की उसने चेन्स बना दी। ये कौन कर रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके अंदर कोई एंटीजन है। वो एंटीजन कैसा है, आपकी बॉडी द्वारा ही बनाया गया एंटीजन है, या फिर जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए थे, वो बहुत बड़ी चेन थी, उसके जो पार्ट्स है उसको प्रोटीजोम ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
उसके बाद जो आपके साइटोसोल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, फर्दर ये जो 15 अमाइनो एसिड्स की चेन बनी थी इसको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके अंदर से और अमाइनो एसिड्स रिमूव कर देते हैं, यानी कि अब आपकी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी वो बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, अब ये पेप्टाइड एंटीजेंस जो है अब ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म से। इनका जो काम साइटोप्लाज्म में होना था वो कंप्लीट हो चुका है, अब ये जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये जो रिएक्शन है ये एनर्जी डिपेंडेंट है, यानी कि आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है जो आपकी कुछ चैनल्स बने होते हैं, जिन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, टैप बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। ठीक है, इन टैप चैनल्स के थ्रू अभी किस में एंटर कर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर कर गई। आपकी जो बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन थी उसको प्रोटीजोम ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर साइटोसोलिक एंजाइम ने उसे और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टैप चैनल्स के थ्रू ये एंटर कर गए हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब बाकी का जो प्रोसेसिंग होना है वो वहीं पर होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी जो पेप्टाइड चेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली गई, अब यहाँ पर कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है आपको पता है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे जो प्रोटीन्स काम आने वाले हैं वो है MHC1। ठीक है, तो MHC1 इनके साथ अटैच कर गए हैं, और यहाँ पे है ना शैपेरोन प्रोटीन्स होते हैं। तो आपको पता है शैपेरोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को उनकी नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में फोल्ड करके रखते हैं। यानी कि सोचो एक प्रोटीन है, उसकी जो शेप है वो 2D रहती है, तो उस शेप को है ना उसी शेप में मेंटेन करके रखने का काम, प्रोटीन्स को उसी उनकी नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में फोल्ड करके रखने का काम कौन करते हैं, शैपेरोन प्रोटीन्स करते हैं। तो शैपेरोन प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये MHC1 मॉलिक्यूल की हेल्प करते हैं फोल्डिंग में। ठीक है, जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड है। अब आपकी पेप्टाइड जो है वो बाइंड कर गई है। ठीक है, MHC1 क्लास मॉलिक्यूल के साथ आपके पेप्टाइड जो चेन्स जो अंदर एंटर की थी वो बाइंड कर गई है, और उसने है ना प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। आपको पता है जो हमारे MHC1 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको प्रेजेंट करते हैं, एंटीजेंस को उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया, इनके साथ बाइंड कर गए, अब इनको है ना हमारी बॉडी की बाकी की सेल जो हमारी टी सेल्स है, टी सेल में भी कौन सा टाइप, जो हमारा साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो, यानी कि जो CD8 सेल्स है वो अब इसके साथ अटैच करेंगे, इनको किल करेंगे, इनको एलिमिनेट करने का काम करेंगे। तो आपको याद रखना है जो आपका एंडोजिनस पाथवे है उसके अंदर कौन कौन रोल प्ले करेगा। आपका साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होगी, बाकी की रिएक्शन कहाँ पर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी। MHC1 एंडोजिनस के अंदर रोल प्ले करता है, और ये किसको, सेल्स को प्रेजेंट कर देता है, जब इसने सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके साथ अटैच कर गया, ये उनको प्रेजेंट कर देता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास, और CD4 सेल्स जो है वो आके इसके साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसको किल करके एलिमिनेट करने का काम कर देते हैं। ये है हमारा एंडोजिनस पाथवे। ठीक है, यहाँ पर कोई एंटीजेंस है, उसके अंदर उसकी जो बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो प्रोटीजियोम में जाएगी, वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसने तोड़ दिया है। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो आपको 2 चैनल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमारे पेप्टाइड एंटर कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा टैप चैनल्स है। टैप चैनल्स के अंदर वो किस में एंटर कर गया, अब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाएगा। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, शैपेरोन प्रोटीन्स यहाँ पे उसकी और भी ज़्यादा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर MHC1 मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पर बाइंड कर जाता है, और उसके बाद क्या होगा, बाकी किलिंग होके इनको उसने साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल को प्रेजेंट कर दिया, इनका एलिमिनेशन हो जाएगा, इनकी किलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, एंडोजिनस। जब आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस है उनको प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, MHC1 मॉलिक्यूल करता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सोजिनस पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग। अब देखो बहुत सारे आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो बैक्टीरिया बाहर से आए, फॉरेन पेप्टाइड जो आए, इसमें हमारा कौन से वाला MHC रोल प्ले करने वाला है, हमारा MHC2 रोल प्ले करने वाला है, और हमारी बॉडी के अंदर जो बचे हुए पार्टिकल्स थे उनको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा था, MHC1 कर रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले पाथवे में क्या होगा, जो एंटीजेंस है उसके साथ है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ वो अपने आप को अटैच कर लेता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी सेल्स होती है, ऐसी सेल जो एंटीजेंस को पहचानती है और उसे प्रेजेंट करती है, दूसरी सेल्स को दिखा रही होती है, जो उनको एलिमिनेट करने का काम करेगी ना, उनको वो बता रही होती है कि देखो देखो इधर ध्यान दो, इनको आपको किल करके एलिमिनेट करके बॉडी से बाहर निकाल देना है। ठीक है, एक तरीके से आपको ऐसे समझना है। तो एक्सोजिनस पाथवे जो होता है इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती है,
जो आपका MHC2 मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो किसी भी एंटीजन जो है जिसको भी उसे एलिमिनेट करना है उसे अपने अंदर एंडोसाइटोसिस कर लेगी, फैगोसाइटोसिस कर लेगी। एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि सोचो एक बैक्टीरियल सेल घूम रही थी, ठीक है, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को समझ में आ गया कि मुझे इसे एलिमिनेट करना है, तो क्या करेगी, एक उसने फूड वैक्यूल टाइप बनाया, उसको अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले गई। ठीक है, अब वो क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस जो प्रोटीन है उसको है ना प्रोटियोजोम की मदद से छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ेगी। आपको पता है मोस्टली जो आपका बैक्टीरिया है उसकी क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, बहुत लंबी चेन होगी, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम अब कौन करेगा, प्रोटियोजोम करेगा। ठीक है, उसके बाद है ना ये जो आपका एंडोसाइज्ड प्रोटीन है जिसने प्रोटियोजोम ने इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिग्रेड कर दिया है, यहाँ पर है ना कुछ और चेन्स भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, इनवेरिएंट चेन होती है। और इसका जो स्मॉल पार्ट जब प्रोटियोजोम उसे तोड़ रहा है ना, जो उसके बचा हुआ पार्ट बच जाता है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, इनवेरिएंट चेन बुलाते हैं, और इसको हम क्लिप भी बुलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका पेप्टाइड जो है, इनवेरिएंट चेन वाला जो पार्ट है वो यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, पेप्टाइड जो आपके एंडोसोम से हटनी शुरू हो जाएगी। अब आपका जो MHC2 मॉलिक्यूल है और पेप्टाइड का जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, और वहाँ पर है ना टी सेल्स को अपने आप को प्रेजेंट कर देगा। कौन से वाली टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा, ये करेगा आपकी हेल्पर सेल्स को। और यहाँ पर कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी, CD4। आपको पता है जो हमारा एंडोजिनस वाला पाथवे था वहाँ पर हमारी साइटोटॉक्सिक सेल रोल प्ले करती है, हमारा जो एक्सोजिनस पाथवे है उसमें कौन सी सेल्स रोल प्ले करती है, हमारी टी सेल्स ही होती है, लेकिन उसका कौन सा टाइप, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर वहाँ पर कौन सी सेल, CD8, और यहाँ पे कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी, CD4 सेल्स होगी। ठीक है, देखो इसको यहाँ से देखो, कोई भी वायरल एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया, देखो उसको है ना हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपने अंदर ले लिया, पूरा का पूरा एंडोसोम को वो अपने अंदर ले गई है। अब यहाँ पर है ना बहुत सारे जो प्रोटियोजोम्स है वो इसको तोड़ने का काम शुरू करेंगे। ठीक है, वायरल पेप्टाइड एंडोजाइमल लाइसोसोम कंपार्टमेंट बन रखा है, यहाँ पर आपके जो पॉलीपेप्टाइड थे बहुत सारे, उनको अब स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स अब जाके प्रेजेंट कर देंगे खुद को टी हेल्पर सेल्स को, और इनका किलिंग हो जाएगा, इनका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो दो पाथवे थे हमें पढ़ने थे अपने, एक है हमारा एंडोजिनस पाथवे और एक है एक्सोजिनस पाथवे। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा इम्यूनोलॉजी का लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और बहुत जल्दी हम इसके MCQ भी कंप्लीट करेंगे।